अगर आपका डीटीएस में कोई सवाल गलत होता है, उस सवाल को जाके एनालाइज करो और दिमाग में ये बिठा लो, दिमाग में ये फिट कर लो कि आगे से अगर इस तरीके का सवाल आया तो मैं इसको गलत नहीं करूंगा, ये मेरा सही ही होगा। नंबर भी तो पूरे चाहिए ना आपको, तो पूरी इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी ना। तो बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कुछ भी हो जाए आपका और मेरा बॉन्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 23 लाख बच्चों के साथ कंपीट करना है ना, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, नीट 2025 बहुत कम समय बाकी है एग्जाम में, और इस समय पर कई बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो केमिस्ट्री में, जिनको रिवाइज करने से हमारा स्कोर जो है वो और अच्छा हो सके। पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं भैया, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और किसी भी कंपटीशन में वैसे देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, आपके पास एक बुक है ना, जो कि एनटीए ने या जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसने जो वो उसका रेफरेंस ले रखा है, और वो है एनसीईआरटी की बुक, है ना। तो एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है, जो कुछ भी जहां पर भी दे रखा है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है और इंपॉर्टेंट सब कुछ है, ठीक है। अब फिर भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ऐसे हैं जो हाई वेटेज टॉपिक होते हैं, और अगर केमिस्ट्री में हम तीनों की बात करेंगे, फिजिकल की, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की, तीनों की हम बात करेंगे। और ये मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट करें, आपको लगेगा देखने में सर ये तो आपने पूरे टॉपिक ही बता दिए, सारे टॉपिक गिना दिए। भैया सारे टॉपिक तो मैंने नहीं गिनवाए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स और कुछ सब टॉपिक्स ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिनसे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और अगर ये सारे टॉपिक आप कवर कर लेते हो तो आपके केमिस्ट्री में आराम से 130 प्लस स्कोर आराम से आ जाएगा। 130 नंबर तो आराम से पक्के हैं अगर ये सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए तो। और जितना भी मैंने जो हो यहां पर जो भी टॉपिक सिलेक्ट करे हैं, ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो सवाल है, क्वेश्चंस है, जो एग्जाम पैटर्न आया है, उसी के बेसिस पर जो है मैंने यहां पर सिलेक्ट किए हैं। क्लियर है बात? और दूसरी चीज कि भैया बाकी के क्वेश्चन, तो भैया बाकी के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा कि भाई हमें तो पूरा फुल ऑन फुल करना है ना, 180 डिवाइड बाई 180 करना है। तो भाई आपको अगर ये स्कोर चाहिए तो आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करनी ही पड़ेगी। मैं वापस से बता देता हूं कि भाई सारी चीजें जो है ना, जितनी भी चीजें ये पीवाईक्यू के बेसिस पर करी गई है। और आप देखोगे कि भाई सर इसमें तो ज्यादातर सिलेबस कवर हो रहा है, तो बिल्कुल भैया 130 नंबर लाने के लिए आपको मैक्सिमम सिलेबस का पार्ट, कम से कम 70% सिलेबस जो है वो कवर करना ही पड़ेगा ना, तभी तो नंबर आएंगे। ऐसे नंबर कैसे आएंगे, है ना। और इसके अलावा जो है जो भी टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट करे हैं, ये जेईई मेंस के जो अभी पीछे पेपर हुए हैं, उन सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद कि एनटीए किस मोड में है। क्योंकि भाई लास्ट ईयर जब 2024 का एग्जाम हुआ था ना, तो मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि भाई जेईई मेंस वर्सेस नीट, इन दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। तो जेईई मेंस के जो सवाल थे ना, उनमें से केवल और केवल केमिस्ट्री में 35 से प्लस 36 क्वेश्चन ऐसे थे जो या तो जेईई मेंस के सिमिलर थे, सेम टू सेम एज इट इज थे, या फिर उसी कंसेप्ट के आसपास के सवाल पूछे गए थे। तो ये टॉपिक भी मैंने उसी जेईई मेंस के पेपर को रेफरेंस माना है, एक मैंने पीवाईक्यूज को, जो नीट के पुराने एनटीए के जो पेपर बनाए हुए हैं उनको रेफरेंस में लेते हुए मैंने जो है वो ये सारे टॉपिक सिलेक्ट करे हैं। क्लियर है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट तक वीडियो में देखना ताकि आपके सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। सबसे पहले अगर मैं फिजिकल की बात करूं भैया, मोल कंसेप्ट, मैं एक एक टॉपिक को जो एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्सप्लेन करने का मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये भी आपको बताऊंगा। मोल कंसेप्ट की बात अगर मैं करूं, अगर आप मोल कंसेप्ट को अच्छे से कवर करोगे, आपके बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर कवर होगी। मोल से हर साल एक क्वेश्चन पक्का जो प्रॉपर मोल का होता है, और एक क्वेश्चन ऐसा है मोल का जो दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है। जैसे मोल अगर आपने पढ़ लिया तो आपने मोल में कंसंट्रेशन टर्म भी आप पढ़ते हो, समझे बात को। और कंसंट्रेशन टर्म आपके सॉल्यूशन वाले टॉपिक में भी आती है, सॉल्यूशन में भी दे रखा है आपके, है ना। तो आपके सॉल्यूशन वाला आधा चैप्टर यहां पर क्या हो गया, कवर हो गया। किससे? मोल से हो गया कवर, ठीक है। तो मोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 सवाल जो हो यहां से पूछे जाते हैं। एटॉमिक अगर आप पढ़ते हो तो भैया एटॉमिक आपको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। इसके अलावा एटॉमिक में क्वांटम नंबर्स सवाल पूछे जाते हैं। कोई जो उसमें सोचने वाली बात नहीं है कि भाई क्वांटम नंबर से सवाल पूछे जाते हैं। और ये क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक आपके पीरियोडिक टेबल में भी दिया हुआ है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 2-2 जगह है, तो ये टॉपिक का अपने आप इन चैप्टर का वेटेज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तीसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैंने आयनिक नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर पूरे इक्विलिब्रियम वाले एनसीईआरटी में केमिकल और आयनिक को अलग अलग नहीं लिखा है। एनसीईआरटी में केवल एक ही टॉपिक है, एक ही चैप्टर है इक्विलिब्रियम नाम से, और उसी में केमिकल पढ़ा रखा है पहले और बाद में आयनिक पढ़ा रखा है।
तो भैया पूरे इक्विलिब्रियम का वेटेज है 3 क्वेश्चन का, कि ओवरऑल पूरे इक्विलिब्रियम से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसा ट्रेंड चला रहा है लास्ट ईयर नीट में, एक भी सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम का, आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं आया। सारे ही सवाल किसके थे? केमिकल इक्विलिब्रियम के थे। भाई हो सकता है मेरा प्रेडिक्शन गलत हो, इस बार सारे सवाल आयनिक किया जाए, लेकिन जिस तरीके का एनटीए पेपर बना रहा है, जिस तरीके का पेपर पैटर्न चलते आ रहा है, उसको देखते हुए केमिकल इक्विलिब्रियम का वेटेज जो हो ज़्यादा है, ठीक ठाक है, आपको कवर करना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से हो भी जाता है ना, फ्री के नंबर मिलते हैं, फोकट के नंबर मिलते हैं, तो ये वाला टॉपिक आपको मेरे ख्याल से कवर करना चाहिए। फिर मैंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं लिखा है, थर्मोकेमिस्ट्री लिखा है, आप उठा के देख लेना। थर्मोकेमिस्ट्री से ठीक ठाक सवाल आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से भी पूछे जाते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भैया 2 सवाल पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 सवाल। बाकी के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप खुद देख लो कि भैया इतने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर, 2 क्वेश्चन यहाँ पर, इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 सवाल, 40 नंबर का जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास कंटेंट रखा है, 40 नंबर का। और ठीक ठाक जो है वो वेटेज है, 40 नंबर का कंटेंट ठीक ठाक होता है ना। फिर चलते हैं भैया ऑर्गेनिक की तरफ। जीओसी लेना ही था, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि अकेला जीओसी एक ऐसा टॉपिक है 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। कारण क्या है जीओसी से? एनसीईआरटी में जीओसी नाम का कोई टॉपिक नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है कि भाई एनसीईआरटी में क्या किया है, थोड़ा सा जीओसी का पार्ट दिया हाइड्रोकार्बन में, फिर थोड़ा सा पार्ट जो है एनसीईआरटी में एल्काइल हैलाइड में दे रखा है, फिर थोड़ा सा जीओसी का पार्ट एल्कोहल ईथर में दे रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें, फिर थोड़ा सा कार्बोनिल कंपाउंड, अलग अलग जगह पर जो है वो जीओसी का थोड़ा थोड़ा पार्ट दे रखा है। और कोचिंग वाले जितने भी हम पढ़ाते हैं, कोचिंग में जब भी पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता, हम जीओसी को एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि हर चैप्टर में हमें ना पढ़ना पड़े। तो क्योंकि हर टॉपिक में, हर चैप्टर में जीओसी है, 3-4 सवाल तो बनते हैं। आप पहले के पीवाई की उठा के देख लो, कम से कम 4 सवाल जो हो ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर जीओसी का कंसेप्ट आराम से लगता ही लगता है। क्लियर है बात? तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर करके जाना, बहुत काम में आएगा। बहुत ज्यादा वेटेज का जो है वो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। दूसरा एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आपने हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी 11th प्लस 12th की भैया जी 60-70% ऑर्गेनिक जो है वो कवर है। हाइड्रोकार्बन ठीक से पढ़ लिया तो 60 से 70% ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन में करवा दी जाती है, अगर पढ़ाने वाला ठीक से पढ़ाए और पढ़ने वाला अच्छे से पढ़े तो 60-70% ऑर्गेनिक यहीं पूरी हो गई। क्योंकि भैया देखो जरा कि जैसे मान लो एलिमिनेशन रिएक्शन से हम एल्कीन बनाते हैं, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है, और यहीं पर ये एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी है ना, कि एल्काइल हैलाइड किस तरह की रिएक्शन देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है ना बहुत हाईली वेटेज टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी जगह जो यहाँ हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन तो आता ही आता है, इसी टॉपिक में अगर ठीक से पढ़ोगे तो एल्काइल हैलाइड का कंसेप्ट भी है, इसमें अल्कोहल ईथर फिनॉल का कंसेप्ट भी, कई जगह जो अल्कोहल का भी कंसेप्ट आता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कवर हो जाती है। फिर भैया हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स, भैया ये टॉपिक इसमें आपको विशेषकर पढ़ना, SN1 और SN2। मैं टॉपिक सब टॉपिक भी बता रहा हूं, SN1 SN2 इसमें पढ़ना है, क्योंकि भैया इसमें एलिमिनेशन की रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। तो SN1 SN2 की कौन सा SN1 कौन सा SN2 देता है ना, सारी चीजें जो अगर यहां पर पढ़ लोगे, आपके अल्कोहल ईथर फिनॉल वाला टॉपिक जो है वो यहां पर बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, है ना। फिर लास्ट पे कार्बोनिल कंपाउंड, ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली जो किसी और चैप्टर में नहीं आता है ना। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड विशेष करके जो कंडेंसेशन की रिएक्शन है, एल्डोल कंसंट्रेशन, कंडेंसेशन, NAR, जितने भी NAR के एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कार्बोनिल करनी है। तो वही जो है वो आपके सामने यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन का कंटेंट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। लास्ट पार्ट है अपने पास इनऑर्गेनिक में, ज़्यादा जो है वो कुछ है नहीं, पीरियोडिक टेबल सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा चैप्टर है, कोई सिली मिस्टेक, अक्सर वही इनऑर्गेनिक है तो सिली मिस्टेक होती है, लेकिन नहीं करनी है। हर क्वेश्चन अगर आपका DTS पे कोई सवाल गलत होता है, उस सवाल को जाके एनालाइज करो और दिमाग में ये बिठा लो, दिमाग में ये फिट कर लो कि आगे से अगर इस तरीके का सवाल आया तो मैं इसको गलत नहीं करूंगा, ये मेरा सही ही होगा। समझ गए बात को? सिली मिस्टेक होना बंद हो जाएगी। भैया जी पीरियोडिक टेबल बहुत हाईली वेटेज टॉपिक है, ठीक ठाक 1 से 2 सवाल पूछता है। केमिकल बॉन्डिंग, अब आप कहोगे सर केमिकल बॉन्डिंग में तो पूरी इनऑर्गेनिक आती है। बिल्कुल भैया पूरी इनऑर्गेनिक, नंबर भी तो पूरे चाहिए ना आपको, तो पूरी इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी ना। तो बॉन्डिंग पढ़ लो,
अगर अच्छा कोई पढ़ाने वाला तुम्हें मिला होगा ना, तो बॉन्डिंग में ही आपको एस ब्लॉक कवर करवा देगा, पी ब्लॉक के बहुत सारे कंसेप्ट बॉन्डिंग में बता देगा, डी ब्लॉक में भी बहुत सारी बातें आपको यहीं पर कवर करवा देगा। बॉन्डिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कुछ भी हो जाए आपका और मेरा बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे शेयर करते रहो, चैनल के साथ जुड़े रहो, जहां मिलते हैं वहां पर एक बार हालचाल पूछ लिया करो, मैं तुमसे पूछ लूंगा, तुम मेरे से पूछ लिया करो। हाँ जी, पी ब्लॉक। आप कहोगे सर पी ब्लॉक तो बहुत बड़ा चैप्टर है। बड़ा है, नंबर भी तो बड़े चाहिए ना, वेटेज भी तो उसी रेशो में है ना, बड़ा चैप्टर है। तो पी ब्लॉक आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है, हाईली वेटेज टॉपिक है। लास्ट में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भैया 2 से 3 सवाल जो हो अक्सर पूछे, 2 सवाल जो हो कोऑर्डिनेशन से पूछे ही जाते हैं। ये था भैया केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको सर पूरी केमिस्ट्री बता दी, बिल्कुल भैया पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो, आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपको मेडिकल कॉलेज में अगर सीट चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम 23 लाख बच्चों के साथ इस बार कंपीट करने वाले हैं। 23 लाख जो है फॉर्म इस बार नीट के भरे गए हैं, पिछले साल से कम है थोड़ा सा। तो 23 लाख बच्चों के साथ कंपीट करना है ना, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, मिलते हैं यहां से अगले वीडियो में। गुड लक, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।